आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। दहेज की मांग पर पत्नी बच्चे को निकाला। पति ने की दूसरी शादी। फरसाडांगी गांव में विवाहिता बीबी गुलाबी ने अपने पति अब्दुल वाहिद और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शादी 2 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसमें 2 लाख रुपये नकद और कीमती सामान उपहार स्वरूप दिया गया था। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन 1 साल बाद पति और ससुराल वालों ने 5 लाख रुपए की अतिरिक्त दहेज मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर उसे मारपीट कर बच्चा सहित घर से निकाल दिया गया। गुलाबी ने बताया कि वह अपनी मां अफरोजा बेगम के घर रह रही है। इसी बीच 20 दिसंबर की रात पति ने दूसरी शादी शहजादी से कर ली और धमकी दी कि 5 लाख रुपए लाओगी तभी तुम्हें और बच्चे को रखेंगे। पीड़िता ने पलासी थाना में पति समेत 13 लोगों पर केस दर्ज कराया है। थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने कहा कि केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बिहार में ठंड का कहर। अगले 4 दिन भारी राज्य में पछुआ हवाओं और पहाड़ों पर बर्फबारी के असर से शीत दिवस कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने चेतावनी दी है कि 28 दिसंबर तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। इस बार ला नीना की स्थिति के कारण ठंड फरवरी तक रहने की संभावना है। बुधवार को सभी जिलों में कोल्ड डे की स्थिति रही और खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका में घना कोहरा की चेतावनी जारी की गई। पटना का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम 14.5 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि गया का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री रहा, जो जम्मू से भी कम है। दृश्यता सबसे कम 50 मीटर गयाजी में दर्ज की गई। लगातार कनकनी से लोग परेशान हैं और दिन रात एक जैसी ठंड पड़ रही है। बिहार में ग्रामीण सड़कों पर QR कोड सिस्टम शुरू। ग्रामीण कार्य विभाग ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए QR कोड आधारित फीडबैक प्रणाली लागू की है। अब ग्रामीण सड़कों के किनारे लगे बोर्ड पर QR कोड होगा, जिसे स्कैन कर नागरिक सड़क की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वे सड़क पर बने गड्ढों और टूट फूट की तस्वीरें अपलोड कर सीधे विभाग को फीडबैक दे सकेंगे। फिलहाल यह व्यवस्था सिवान, सुपौल, जमुई, गया और मुंगेर जिलों में शुरू की गई है। जल्द ही अन्य जिलों में भी लागू होगी। हर सड़क का विशिष्ट QR कोड ई-मार्ग पोर्टल से जनरेट होता है। यह पोर्टल रखरखाव, बिलिंग, निरीक्षण और पेमेंट की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है। सार्वजनिक फीडबैक से समस्याओं का तेजी से समाधान संभव होगा और ठेकेदारों की जवाबदेही भी तय होगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 31 दिसंबर तक करें आवेदन। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस राशि से महिलाएं अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकेंगी। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अपने ग्राम संगठन के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। जो महिलाएं अभी समूह से नहीं जुड़ी हैं, वे पहले आवेदन कर समूह से जुड़ सकती हैं। शहरी क्षेत्र की महिलाएं क्षेत्र स्तरीय संगठन या ग्राम संगठन की बैठकों में आवेदन कर सकती हैं। वहीं जो महिलाएं समूह से नहीं जुड़ी हैं, वे जीविका की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। इस पहल से महिलाओं को आर्थिक संबल मिलेगा और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ाई का मौका। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 में निजी विद्यालयों में पहली कक्षा में कमजोर और अलाभकारी समूहों के बच्चों का नामांकन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन होगा। सत्यापन प्रक्रिया 3 जनवरी से 2 फरवरी तक चलेगी। 6 फरवरी को विद्यालय आवंटन होगा और 7 से 21 फरवरी तक नामांकन लेना होगा। अलाभकारी समूह में अनुसूचित जनजाति, पीड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूह के वे बच्चे शामिल होंगे जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है। कमजोर वर्ग में सभी जातियों के वे बच्चे शामिल होंगे जिनके अभिभावक की आय 2 लाख रुपए से कम है।
बच्चों की आयु 6 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 2 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2020 के बीच जन्मे बच्चे पात्र होंगे। इस योजना से हजारों गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अवसर मिलेगा। एटीएम काटकर चोरी करने वाले गिरोह में अहम सुराग पटना सहित कई जिलों में एटीएम काटकर लाखों रुपए उड़ाने वाले गिरोह की तलाश में पुलिस जुटी है। दानापुर में एचडीएफसी बैंक की एटीएम से 14,50,000 की चोरी के मामले में सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 4 बदमाश सफेद रंग की एक्सयूवी से आए थे। गाड़ी का नंबर झारखंड का था, लेकिन जांच में फर्जी निकला। पुलिस अब उस गाड़ी की तलाश में जेपी सेतु और अन्य मार्गों पर लगे कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। 17 नवंबर की रात दानापुर में घटना हुई थी, जहां चोरों ने कैमरे पर ब्लैक स्प्रे कर चेहरा छिपाया। इसी तरह सोनपुर में 11 दिसंबर को एसबीआई एटीएम काटकर 16,36,000 रुपए चोरी किए गए और डीवीआर भी उखाड़ लिया गया। मुजफ्फरपुर में 25 लाख और सीवान के हुसैनगंज में 27 लाख की चोरी हुई। हर जगह सफेद गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, जिससे पुलिस को शक है कि एक ही गिरोह ने घटनाओं को अंजाम दिया। नीतीश मोदी मुलाकात पर जेडीयू का बयान। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात से बिहार के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात केंद्र और राज्य के बीच सहयोग को मजबूत करेगी और बिहार को विकसित बनाने की दिशा में अहम साबित होगी। कुशवाहा ने कहा कि डबल इंजन की एनडीए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है, ताकि आने वाले वर्षों में बिहार देश के शीर्ष 10 विकसित राज्यों में शामिल हो सके। उन्होंने इसे 2 दूरदर्शी नेताओं की जोड़ी बताया, जो नए बिहार के निर्माण के लिए संकल्पित है। इसका लाभ सीधे राज्य की 14 करोड़ जनता को मिलेगा। नौकरी जाने का गुस्सा, नौकर ने फर्नीचर जलाया, खुद को मालिक बताया। सदर थाना क्षेत्र के चौसीमा इलाके में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। मकान मालिक रेखा सिंह ने अपने दूसरे घर की देखभाल के लिए सूरज कुमार नामक युवक को रखा था, लेकिन हाल ही में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी जाने का गुस्सा इतना बढ़ गया कि सूरज ने घर का ताला तोड़ दिया और भीतर रखे कीमती लकड़ी के सोफे, कुर्सी और अन्य फर्नीचर बाहर निकालकर आग के हवाले कर दिए। धुआं उठता देख ग्रामीण वहां पहुंचे तो सूरज ने खुद को घर का मालिक बताते हुए कहा कि पुराना फर्नीचर खराब हो गया है और नया ऑर्डर दे दिया है। ग्रामीण उसकी बातों में आकर उसके साथ अलाव तापने लगे। कुछ देर बाद जब असली गृहस्वामी रेखा सिंह वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके ही घर का फर्नीचर जल रहा है और गांव वाले अलाव ताप रहे हैं। उन्होंने चिल्लाकर खुद को असली मालकिन बताया तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सूरज को पकड़कर उसकी धुनाई कर दी और पुलिस को सूचना दी। गया में फर्जी डीटीओ बनकर व्यापारी से लूट गया। जिले के कोंच थाना क्षेत्र में नकली जिला परिवहन पदाधिकारी बनकर अवैध वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। चिचौरा मोड़ पर 3 लोगों ने खुद को डीटीओ बताकर 2 पिकअप वैन रोके और व्यापारी से मारपीट कर 10,000 रुपये छीन ली। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में गौरव कुमार शामिल है, जो गयाजी के जिला परिवहन कार्यालय में ईएसआई पद पर कार्यरत है। उसके साथ गौतम कुमार और रंजीत सिंह भी पकड़े गए। पुलिस ने उनके पास से फाइन काटने वाली मशीनें, नकदी और मोबाइल बरामद किया। इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो भी जब्त की गई है। डीएसपी सुशांत कुमार चंचल ने बताया कि गौरव कुमार पिछले माह से अवैध वसूली कर रहा था। तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस घटना ने परिवहन विभाग की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं और पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाई बीपी और शुगर के मरीज रहें सावधान, डॉक्टर की सख्त सलाह। सर्दी का मौसम वैसे तो हर किसी के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन उच्च रक्तचाप और मधुमेह के मरीजों के लिए यह समय बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। बक्सर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विंध्याचल सिंह ने कहा कि ठंड में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे रक्तचाप अचानक बढ़ सकता है। यह स्थिति दिल पर अतिरिक्त दबाव डालती है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। मधुमेह रोगियों के लिए भी ठंड का मौसम जोखिम भरा है।
ठंड के कारण शरीर में शर्करा का स्तर असामान्य रूप से बढ़ या घट सकता है। सर्दी जुकाम होने पर इंसुलिन का असर कम हो जाता है और पैरों में सुन्नपन या घाव का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि ऐसे मरीज अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, गर्म और आरामदायक स्थानों पर रहें, नियमित रूप से ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच करें और दवाइयां समय पर लें। बाहर निकलते समय पर्याप्त गर्म कपड़े पहनें और चिकित्सक से लगातार संपर्क में रहें। आरा सासाराम रेलखंड पर बड़ा हादसा टला। भोजपुर जिले के उदवंत नगर रेलवे क्रॉसिंग पर मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आरा सासाराम पैसेंजर ट्रेन और एक ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हुई। गनीमत रही कि ट्रैक्टर चालक समय रहते कूदकर अपनी जान बचा सका। हादसे में ट्रैक्टर का रोटावेटर और अन्य हिस्से ट्रेन के इंजन में फंस गए, जिससे रेल परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घना कोहरा होने के कारण दृश्यता बेहद कम थी। ट्रैक्टर चालक को समय रहते ट्रैक का अंदाजा नहीं लग सका और वाहन सीधे ट्रेन की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी तेज थी कि इंजन में ट्रैक्टर के हिस्से बुरी तरह फंस गए। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अपलाइन की 5,32,112, 63,370 और 13,250 नंबर की ट्रेनें तथा डाउनलाइन की 63,317, 63,371 और 5,32,111 नंबर की ट्रेनें देरी से चलेंगी। मुजफ्फरपुर में खुलेंगे 10 सब्जी पार्लर। शहरवासियों को उचित मूल्य पर ताजी और हरी सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग और तिरहुत सब्जी उत्पादक संघ ने नई पहल शुरू की है। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में पहले चरण में 10 सब्जी पार्लर खोले जाएंगे। इन आउटलेट्स पर सीधे किसानों से लाई गई ताजी सब्जियां उपलब्ध होंगी। संघ अध्यक्ष अमित शुक्ला ने बताया कि तिरहुत प्रमंडल के विभिन्न जिलों में कुल 78 सब्जी पार्लर खोलने की योजना है। सब्जियों की आपूर्ति प्रखंड स्तर पर बनाए जा रहे संग्रह केंद्रों से होगी। यहां से कोल्ड चेन वाहनों के जरिए सब्जियां शहर तक पहुंचेंगी। तय स्थानों पर भंडारण कर मांग के अनुसार अलग अलग पार्लरों तक आपूर्ति की जाएगी। औराई प्रखंड में संग्रह केंद्र तैयार हो चुका है। अन्य जगहों पर भी प्रक्रिया जारी है। इस योजना से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उपभोक्ताओं को मंडी पर निर्भर हुए बिना ताजी सब्जियां आसानी से मिल सकेंगी। यह पहल किसानों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और दोनों पक्षों को लाभ मिलेगा। बांका में बालू तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। 12 माफियाओं की संपत्ति होगी जब्त। बिहार में नई सरकार बनने के बाद गृह मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर बांका जिले में अवैध बालू कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पुलिस प्रशासन ने ऐसे अपराधियों की पहचान की है जिन्होंने बालू, शराब और अन्य आपराधिक गतिविधियों से अकूत संपत्ति अर्जित की है। शुरुआती कार्रवाई में 12 माफियाओं की पहचान की गई है, जिनमें से 6 के नाम न्यायालय को भेजे गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 107 के तहत इनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इनमें बजरंगी यादव, चंदन कुमार, प्रभाष यादव और शंकर पोद्दार जैसे नाम शामिल हैं। एसपी ने कहा कि इस सख्त पहल से अपराधियों के लिए काली कमाई से साम्राज्य खड़ा करना आसान नहीं होगा। अमरपुर, रजौन, चांदन, बेलहर, बांका और बौंसी जैसे क्षेत्रों में कई और नाम सामने आए हैं, जिनकी कुंडली खंगाली जा रही है। पुलिस ने साफ किया है कि सफेद पोशों की संलिप्तता भी जांच के दायरे में है और जल्द ही और संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई होगी। किसानों के लिए खुशखबरी। अब कृषि ऋण पाना हुआ आसान। किसानों को खेती किसानी के लिए वित्तीय मदद देने की दिशा में सरकार ने कृषि ऋण की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना के तहत अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और फसल कटाई जैसे खर्चों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज में सब्सिडी भी मिलती है।
बेनीपुर और आसपास के क्षेत्रों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक की शाखाओं में आवेदन लिए जा रहे हैं। किसानों को आधार कार्ड, भूमि संबंधी कागजात, फसल विवरण, फोटो और बैंक खाता विवरण देना होता है। सही कागजात मिलने पर 7 से 15 दिनों में आर्ट स्वीकृत हो जाता है। इसके साथ ही किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी मिलता है, जिससे प्राकृतिक आपदा या फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिलती है। स्थानीय किसानों ने कहा कि अब उन्हें सूदखोरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है और बैंकिंग व्यवस्था से मिलने वाला सस्ता आरण खेती के खर्च को संभालने में मददगार साबित हो रहा है। चोरी से पहले ही पकड़ा गया था यूपी का दीपक राय। पुलिस को दिया चकमा। थावे मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड दीपक राय की कहानी चौंकाने वाली है। गाजीपुर जिले का रहने वाला यह युवक 10 से 11 दिसंबर की रात मंदिर की रेकी करने पहुंचा था। सीसीटीवी फुटेज में उसकी गतिविधियां दर्ज हुईं और पुलिस ने उसे थावे गोलंबर के पास पकड़ लिया, लेकिन उसने पुलिस को चकमा दे दिया। उसने कहा कि वह प्रेमिका से मिलने आया है और अपने पिता से फोन पर पुलिस की बात कराई। पिता के कहने पर पुलिस ने उसे छोड़ दिया और स्टेशन तक छोड़कर आ गई। दीपक राय पर वाराणसी, प्रयागराज और मऊ में मंदिर चोरी और बाइक चोरी के कई मामले दर्ज हैं। उसने यूपी में अपना गैंग तैयार कर लिया था और चोरी की वारदातों को अंजाम देने के बाद पुलिस से बचने के लिए वेब सीरीज देखकर नए तरीके सीखता था। पूछताछ में उसने बताया कि मऊ में मंदिर चोरी के बाद उसने एक किशोर के पास चोरी का सामान रख दिया था। पुलिस अब उसकी निशानदेही पर जेवर बरामदगी कर रही है और यूपी पुलिस से मिलकर छापेमारी तेज कर दी है। एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा कि आरोपी बेहद शातिर है और कई जिलों में सक्रिय रहा है। थावे दुर्गा मंदिर से भोजपुरी हीरो का मोबाइल चोरी। सुरक्षा पर सवाल। थावे दुर्गा मंदिर में मां भवानी के सोने के गहनों से श्रृंगार देखने के लिए सोमवार को सुबह से दोपहर तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर कुचायकोट विधायक अमरेंद्र पांडेय और उनके भाई सतीश पांडेय ने माता को सोने का मुकुट और अन्य आभूषण अर्पित किए। पूजा अर्चना के दौरान भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय हीरो और गायक रितेश पांडेय भी मंदिर पहुंचे। श्रद्धालु उनके साथ सेल्फी लेने में व्यस्त थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने उनका मोबाइल चोरी कर लिया। रितेश पांडेय पूर्व में जन सुराज पार्टी से करगहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। मंदिर में पहले से ही गहनों की चोरी का मामला जांच में है और पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। ऐसे में भोजपुरी हीरो का मोबाइल चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं ने पुलिस से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। गैस सिलेंडर रिसाव से बेकरी में विस्फोट, लाखों का नुकसान। गिद्धौर थाना क्षेत्र के धोबघट गांव में संचालित अशोक बेकरी में बुधवार को गैस सिलेंडर से रिसाव के कारण अचानक विस्फोट हो गया। देखते ही देखते पूरी बेकरी आग की लपटों में घिर गई और मशीनें, कच्चा माल व अन्य सामान जलकर राख हो गए। बेकरी संचालक अशोक यादव ने बताया कि घटना में लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि बेकरी को बचाया नहीं जा सका। घटना की सूचना गिद्धौर थाना पुलिस और अंचलाधिकारी को दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ठंड में साग सब्जियों का बढ़ा स्वाद। पालक और बथुआ की मांग तेज। कड़ाके की ठंड में साग सब्जियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। बाजार में पालक, बथुआ, सरसों, चना और अन्य साग खूब बिक रहे हैं। डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि ठंड में खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बथुआ साग केवल शीत ऋतु में मिलता है और इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और विटामिन ए, बी, सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह सुपाच्य है, आंतों को साफ करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। पालक भी आयरन से भरपूर है और एनीमिया में लाभकारी है। बाजार में बथुआ 20 से 25 रुपए पाव और पालक 10 से 20 रुपए मुट्ठी के हिसाब से मिल रहा है। फूल गोभी और बंद गोभी 30 से 40 रुपए किलो, मटर 60 से 70 रुपए किलो और टमाटर 70 से 80 रुपए किलो बिक रहे हैं। गृहिणी चंदन देवी ने बताया कि ठंड के मौसम में वे तरह तरह के साग का खूब उपयोग कर रही हैं। ठंड में शाकाहारी परिवारों की पहली पसंद साग सब्जियां बन गई हैं, जबकि मांसाहारी लोग मछली और अंडे का सेवन बढ़ा रहे हैं।
कैमूर में पराली जलाने पर सख्ती, 208 किसानों का निबंधन। लॉक कैमूर जिले में खेतों में पराली जलाने वाले किसानों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कृषि विभाग की सैटेलाइट निगरानी में अब तक 208 किसानों को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन की अनदेखी की। इन सभी का निबंधन लॉक कर दिया गया है, जिससे वे अब किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे और उनसे धान व गेहूं की सरकारी खरीद भी नहीं होगी। विभागीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में 2453 फायर प्वाइंट की पहचान की गई थी और 495 किसानों का निबंधन लॉक किया गया था। इस वर्ष अब तक 208 किसानों पर कार्रवाई हो चुकी है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरता पर गंभीर असर पड़ता है। इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। साथ ही मिट्टी की संरचना बिगड़ती है, जल धारण क्षमता घटती है और मित्र कीट व सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस प्रवृत्ति पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि, अपात्र किसानों से वसूली 62,42,000 रुपए लौटे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपात्र किसानों से राशि वसूली की प्रक्रिया जारी है। जिले में 8,221 अपात्र किसानों को नोटिस जारी किया गया था। अब तक 475 किसानों से 62,42,000 रुपए की रिकवरी हो चुकी है, जबकि शेष किसानों से राशि वापस लेने की प्रक्रिया धीमी है। जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी ने कहा कि अपात्र किसानों को हर हाल में राशि लौटानी होगी, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई होगी। योजना का लाभ जरूरतमंद किसानों के लिए है, जिन्हें प्रतिवर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपए मिलते हैं। शुरुआत में यह लाभ केवल 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को दिया गया था। बाद में बड़े किसानों को भी शामिल किया गया, लेकिन आयकरदाता और 10,000 रुपए से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को अपात्र घोषित कर दिया गया। फिलहाल जिले में 3,41,537 किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है। अपात्र किसानों से कुल 13,09,78,000 रुपए की वसूली होनी है, जिसमें आयकर दायरे में आने वाले 4,223 किसानों से 6,06,00,000 और अन्य 3,998 किसानों से 7,03,00,000 रुपए की वसूली की जाएगी।